तरीके से मनुवाद हमारे ऊपर हावी हो रहा है और आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ी को नशेड़ी बनाने का काम बेरोजगारी और तमाम तरीके के धम्म विरोधी काम करने का जो मिशन वो चला रहे हैं। साथियों, हम लोग बौद्ध धम्म परिषद में हैं। आपको मैंने जिस प्रकार बताया कि बौद्ध धम्म परिषद लगातार पूरे भारत के अंदर में तो चल रही है, इस जगह पर भी हम लोग है जो गोरेगांव तहसील परिसर है और इस प्रकार की धम्म परिषद लगातार देश में तो चल रही है, लेकिन इन तमाम धम्म परिषद के अवज में एक प्रतिक्रांति भी लगातार चल रही है। उनका मानना है कि ये जो भूमि है ये हम राम की भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू राष्ट्र को बनाकर ही मानेंगे। लेकिन ऐसे में समतावादी विचारधारा को मानने वाले तमाम लोग इस प्रकार के धम्म परिषद का आयोजन लगातार कर रहे हैं और बुद्धिज्म जो है वो पूरे भारत के अंदर में और अपने गांव परिसर के अंदर में किस प्रकार प्रचार प्रसार हो सके उसका भी निरंतर काम चल रहा है। यहाँ पर इस बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन जिन लोगों ने किया है, जिनके माध्यम से इस पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया है, तकरीबन सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अभी अभी आप देखो बताओ समय 6 बजने में आ रहा है और तमाम जो लोग इस धम्म परिषद में आए थे वो लोग जा चुके, लेकिन आयोजन समिति से हम लोग अभी बातचीत करेंगे क्या आवश्यकता है बौद्ध धम्म परिषद की, क्यों उन्होंने इस धम्म परिषद का आयोजन किया था और क्या उनका इस उद्देश्य रहा इस धम्म परिषद का। क्या नाम है और क्या बताएंगे इस धम्म परिषद को लेकर? मैं अनिल मौर्य हूँ और मैं इस समिति का जो है मैं अध्यक्ष हूँ। और ये जो धम्म परिषद है, ये धम्म परिषद आयोजन करने में हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ हमें हमारे जो साथी हैं, साथियों ने भी बहुत सहयोग किए। तो ये धम्म परिषद जो करने का जो हमारा उद्देश्य था, वो आने वाली जो पीढ़ी है, जिस तरीके से मनुवाद हमारे ऊपर हावी हो रहा है और आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ी को नशेड़ी बनाने का काम बेरोजगारी और तमाम तरीके के धम्म विरोधी काम करने का जो मिशन वो चला रहे हैं, वो मिशन से कहीं ना कहीं उनका छुटकारा कर कर हम उनको धम्म का उपदेश, धम्म का फ़ायदा दिलाने के लिए हम लोग ये धम्म परिषद का आयोजन पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं। कुछ साल जो लॉकडाउन के थे, जो कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था, वो लॉकडाउन के काल में काम थोड़ा कम हो गया था, उसमें कार्यक्रम नहीं हो पाए, लेकिन उसके पहले और उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से हम लोग। ये जो धम्म परिषद हुई है, इस धम्म परिषद में आर्थिक रूप से क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, समाज के पैसों से हुआ या किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आर्थिक रूप से बोले तो समाज के लोग जो है जिनके पास हम लोग कार्यक्रम का जो ब्यौरा लेके जाते हैं या तो फिर पॉम्पलेट लेके जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें रहती है कि भाई इस पॉम्पलेट में इसका नाम है, उसका नाम है, मैं तुम बोलते तो मैं कितना खर्चा आ रहा है, तो हम बताते उनको कि भाई 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो वो बोलते हैं अरे 50,000 इतनी छोटी चीज़ के लिए तुम इतने लोगों को बुलाते हो। तो मेरे को लगा कि 3-4 लाख रुपए का खर्चा आता है। ऐसी बातें लोग करते हैं, लेकिन उनके पास अगर हम लोग कलेक्शन के लिए जाते हैं तो वर्किंग डे या फिर और कुछ ड्यूटी या बिजनेस का बहाना करके उन लोग कार्यक्रम में नहीं आते। साथ ही साथ जो देनगी देना रहता है, वो देनगी देने के लिए भी आगे पीछे देखते हैं। अभी जिन लोगों से हम अपेक्षा करते हैं समाज के लोगों से कि भाई वो 2-4 यानी 4 अंकी आंकड़ों में हमको जो है धम्मदान दे, पर वो धम्मदान नहीं देते। हम वो 2 आंकड़े में ही सिमट जाते हैं और बातें जो है उनकी लाखों की रहती है। बोले भाई कितना महत्व मानते हैं आप बुद्धिज्म के अंदर में दान को? हम बुद्धिज्म को दान को जो महत्व देते हैं कि भाई जो दान हम लोग देते हैं, वो दान समाज के जो आने वाली पीढ़ी है, वो समाज के आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करें। और जो अभी आज हम देख रहे हैं 14 साल से लेकर के 30-32 साल के लोग जो है उनको धम्म के बारे में जागरूकता नहीं है और साथ ही साथ वो नशे से बहुत यानी पीड़ित है। अभी मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा प्रॉपर गांव यही है, चिल्हाटी, मेरा खेत पास में ही है और हम लोग यहाँ पे बचपने से आना जाना करते हैं। तो जिन लोग यहाँ पे आना जाना पहले करते थे,
पर अभी क्या हो रहा है कि भाई उन लोग नशे की हालत में पड़े हुए मिलते हैं हम लोगों को, क्योंकि ये धम्म का जो ज्ञान है उनको पता नहीं है, वो आचरण नहीं करते और ऐसे कार्यक्रमों में आते नहीं, इसी वजह से उनकी हालत ऐसी है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बौद्ध धम्म परिषद हम लोग इस वक्त पहाड़ पे खड़े हैं और ये पहाड़ वाला जो एरिया है, क्या इसके कुछ ऐतिहासिक अवशेष है या फिर आपने इनको सबसे बनाया है या फिर कहीं कुछ ऐसी इतिहास में रहा है इस जगह को लेकर? इस जगह को लेकर ऐतिहासिक बहुत सी चीज़ें हैं। मैं यहाँ से 200 मीटर के पास में मेरा खेत है और हम जब छोटे थे तब मैं खेत में आता था अपने पिताजी के साथ में, और खेत में आने के बाद में कितने साल पहले की बात होगी? ये लगभग 15 हाँ 15 साल पहले की बात है कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर में भी जब खेती का काम पूरा होने के बाद में पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के लिए हम लोग इस पहाड़ी पे आते थे। इस पहाड़ी पे कुछ पत्थर भी हमने देखे और हाथी घोड़े ऐसा पत्थर के इसमें हाथी घोड़े भी हमने देखे, जो यहाँ पे पहाड़ी पे आप इधर कैमरा घुमाइए, इधर हमने देखे थे। तो तब थे, लेकिन कुछ लोग आए थे जो सरकारी अफसर थे, हमें उतना ज्ञात नहीं है, पर वो आए और वो पत्थर उठा के वो अपने साथ में लेके गए थे। तो उसके बाद भी यहाँ पे हम श्रद्धा से आते थे और हमारे खेत। क्या एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो पत्थर या वहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई थी वो बुद्धिज्म से कहीं का आई हुई थी, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा हो सकता है, पर ये भी बात है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे जो दादाजी भी थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके कारण से, और साथ में गांव में भी जो स्थिति थी, एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं था। हमने देखे हैं कि हमारे गांव के जो कोतवाल थे, वो कोतवाल भी चौथी पास थे, और उसकी वजह से क्या था, एजुकेशन लेवल उतना ज़्यादा नहीं होने के कारण यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, वो जो भी लोग लेकर गए, वो कहीं ना कहीं बुद्ध से के जो काल के जो थे वो कुछ अवशेष रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर है, क्या बताएंगे सर इस बुद्ध भूमि को लेकर और इस धम्म परिषद को लेकर? यही कि ये सालों अभी करीबन 11 सालों से यहाँ कार्यक्रम होते जा रहे हैं। क्या क्या परेशानी आई? परेशानी यही, जो हमारे जो हम जो कार्यकर्ता हैं उतने ही लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गांव के लोगों को बोले, जैसे ये गिदाड़ी है, चिल्लाटी है, ये नज़दीक के गांव वालों को अगर बोले कि भैया यहाँ आओ थोड़ा सा हमको सहाय करो, तो वो हाँ जरूर बोलते, लेकिन आते कोई नहीं। अच्छा, ये क्या लगता है आपको कि समस्या सिर्फ इसी गांव की है और जगह नहीं, हर एक जगह की यही समस्या है, हर एक जगह की यही समस्या है। क्या लगता है आपको? तो इस तरीके से आपको, जो आप धम्म का प्रचार करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो जो लोगों का साथ सहयोग नहीं मिल रहा, तो क्या प्रचार करना छोड़ दे? नहीं नहीं नहीं, प्रचार प्रसार जरूर बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, चाहे लोग साथ दे या ना साथ दे, लेकिन प्रचार और प्रसार बढ़ता रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस प्रचार प्रसार को आपको करना चाहिए? बाकी सारे भी तो लोग हैं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप इस आयोजन समिति में हैं, आपको नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहे यहाँ का सदस्य भी ना रहूँ, लेकिन मैं जो धम्म के प्रति मेरे अंदर जो जिज्ञासा है वो जरूर करूँगा। ये सबको लगना चाहिए, वो सबको लगना चाहिए कि ऐसे कार्य होना चाहिए। जी, और भी साथी लोग हैं हमारे साथ में, क्या बताएंगे सर, धम्म परिषद के अंदर में आर्थिक मदद या आर्थिक रूप से साथ सहयोग होना कितना आवश्यक है, क्या लगता है आपको? जरूरी है, जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक यहाँ कार्यक्रम करने में दिक्कत आती है। एक मराठी में कहावत है, एक में का सहाय्य करो अवघे तरी सुपंत। जब तक हम एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम समझेंगे नहीं और आर्थिक बल शारीरिक मदद नहीं देंगे, तब तक धार्मिक कार्यक्रम हो नहीं सकते। ये हम कुछ लोग हैं, आजू बाजू के परिसर के लोग, हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं हर साल और करते आ रहे हैं और ऐसे करते रहेंगे। अब लोग सहयोग दे या ना दे, लेकिन हमारा जो कारवा है ये हम चलाते रहेंगे आगे तक। तो ये एक बात कहीं ना कहीं सुनने में आई और इतिहास में भी रही, महापुरुषों से संबंधित है कि कांशीराम साहब ये कहते हैं कि राजनीति भले ही चले ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन बहुत आवश्यक है। तो क्या लगता है कितनी अहम भूमिका है इस सामाजिक आंदोलन की समाज के अंदर? हाँ सर, सामाजिक भूमिका आम है सर। राजनीति हम नहीं करना चाहते और नहीं भी करेंगे, लेकिन हम धार्मिक कार्यक्रम अपने बुद्ध का धर्म आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे।
हमारे बाबा साहब ने भी हमारे को बताया, राजनीति करना है तो राजनीति करो, जिसको धम्म का कार्य करें धम्म का कार्य करो, लेकिन एक दूसरे की मन मुटाव मत रखो और अपना कार्य कारवा आगे चलाते रहो। तो यहाँ पर हमने जो पूरी आयोजिक समिति से बात की है, जिस प्रकार उनको समस्याएं, ये जो तकलीफें उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए हुई, आप समझ पा रहे हैं कि कितने सीमित संसाधन के अंदर बहुजन समाज लगातार अपने बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है, जद्दोजहद में लगा हुआ है। देश भले ही कितनी भी सांप्रदायिक माहौल से गुजरे, लेकिन ऐसे में समानतावादी विचारधारा का और क्रांति करने वाले लोगों की जो विचार, जो मान है, जो विचार है, वो किस प्रकार प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमने इस आयोजक समिति से समझा होगा, सीखा होगा। और तमाम आपने जिस प्रकार इनकी बातचीत से आपने देखा कि भले ही साधन संसाधन कितने भी सीमित हो, लेकिन इनका जो आत्मविश्वास है और महापुरुषों के माध्यम से जो चीजें इनको विचारधारा मिली है, विचारधारा के लिए इनका दृढ़ संकल्प कितना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।